दोस्तों नमस्कार। हम अपने देश के नेताओं के जो पक्ष और विपक्ष में बैठते हैं उनकी बातें तो खूब सुनते हैं, उनके एक दूसरे के साथ तुलना भी करते हैं, लेकिन क्या भारत के मंत्रिमंडल में शामिल नेता खुद कितने पढ़े लिखे हैं इसके विषय में आपको जानकारी है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के मंत्रिमंडल और वर्तमान नेपाल का जो मंत्रिमंडल है, जो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में सोशल मीडिया पर, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भारत के नेता और नेपाल के नेता कहां तक पढ़े लिखे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्योंकि कोई भी देश को चलाने के लिए एक नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक होता है। अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में अगर देश रहेगा तो देश किसी भी स्थिति के अंदर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस व्यक्ति के पास या किस मंत्री के पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता है भारत और नेपाल के अंदर। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उनकी शैक्षणिक योग्यता है एमए, जो कौन से सब्जेक्ट में है? राजनीति विज्ञान में, और उन्होंने ये शैक्षणिक योग्यता हासिल करी है गुजरात विश्वविद्यालय से। वहीं अपन दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है बालेंद्र शाह, जिनके पास प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय दोनों ही डिपार्टमेंट इस समय है, और इनकी शैक्षणिक योग्यता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और इसमें इन्होंने एमटेक किया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं भारत की वित्त मंत्री की तरफ, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, और इनके पास शैक्षणिक योग्यता है एमए और एमफिल इकोनॉमिक्स में, और ये दोनों डिग्रियां इन्होंने करी है जेएनयू से। वहीं मैं आपको लेकर चलूं नेपाल के वित्त मंत्री की तरफ, जिनका नाम है डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले, और इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर जेएनयू से, और ये पूर्व में आईएफएस रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर। वही बात करूं मैं नेपाल के विदेश मंत्री की, तो उनका नाम है शिशिर कनाल परराष्ट्र, और इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री कर रखी है विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय से। अब आगे चलते हैं अपन। अमित शाह, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, इनकी शैक्षणिक योग्यता है बीएससी, जो इन्होंने जैव रसायन विषय के अंदर करी है गुजरात विश्वविद्यालय से। वहीं दूसरी तरफ अपन नेपाल के गृह मंत्री की तरफ चले, तो उनका नाम है सुदान गुरंग, जो ए लेवल यानी कि 12वीं के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उसके बाद अपन चले भारत के रक्षा मंत्री की तरफ, तो भारत के रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, जिनकी शैक्षिक योग्यता है एमएससी भौतिक विज्ञान के अंदर गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और वहीं नेपाल के तरफ चले अपन, तो ये इस समय मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, जो वो वहां के बालेंद्र शाह के पास ही है, जो वहां के प्रधानमंत्री है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो भारत के विधि और न्याय मंत्री हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता है बीए, एमए, एलएलबी और एमबीए, ये इन्होंने शैक्षणिक योग्यताएं हासिल कर रखी है। तो विधि और न्याय मंत्री काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भारत के। वहीं दूसरी तरफ अपन चले नेपाल के विधि और न्याय मंत्री की तरफ, तो उनका नाम है सोभिता गौतम, इन्होंने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल की अपन ने पढ़ ली। मनोहर लाल खट्टर, ये भारत के ऊर्जा मंत्री है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रखी है। और वहीं नेपाल के ऊर्जा मंत्री की तरफ चले, तो विराज भक्त श्रेष्ठ, ये यहाँ के ऊर्जा मंत्री है, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री भी हैं। इन्होंने स्नातक कर रखा है सैन इंटरनेशनल कॉलेज से। अब आप देखिए विराज भक्त श्रेष्ठ, इनके पास 3 मंत्रालय है, ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री। जबकि भारत में ये जो मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, और जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल के पास है। जल शक्ति मंत्री जो अपने सीआर पाटिल है,
उनकी शैक्षणिक योग्यता है ITI। यानी कि वहां पर एक व्यक्ति के पास 2 मंत्रालय 3 मंत्रालय और अपने पास एक मंत्री के पास 1 मंत्रालय दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जिसके मिनिस्टर है डॉक्टर, एक तरीके से देखा जाए, नितिन गडकरी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता है LLB M.Com नागपुर विश्वविद्यालय से। और वहीं मैं आपको लेकर चलूं तो नेपाल के अंदर भौतिक अवसंरचना, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय 3 डिपार्टमेंट एक ही व्यक्ति के पास, जिनका नाम है सुनील लामसाल, और इन्होंने काठमांडू विश्वविद्यालय से PhD कर रखी है। तो ये तुलना अपन देख रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में 3 मंत्रालय है जो 3 अलग अलग व्यक्तियों को दे रखे हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास शिक्षा मंत्रालय है। इनकी शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो MA एंथ्रोपोलॉजी में कर रखी है उत्कल विश्वविद्यालय से इन्होंने। और वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। इन्होंने MBBS MD और MNA MS ये डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं। और वहीं तीसरे व्यक्ति है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इन्होंने PhD और मास्टर्स इन पॉलिटी ये शैक्षणिक योग्यता हासिल कर रखी है। जबकि तीनों डिपार्टमेंट नेपाल में एक ही व्यक्ति संभालते हैं, जिनका नाम है सस्मित पोखरेल, और इनकी डिग्री है स्नातक जो काठमांडू विश्वविद्यालय से इन्होंने करी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं भारत में JP नड्डा जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता है स्नातक और LLB। और वहीं अपन चले नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ, तो निशा मेहता वहां की नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री है। उनके पास स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय है, साथ ही जल आपूर्ति मंत्रालय भी उनके पास ही है। इन्होंने BA और MA कर रखी है चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सब्जेक्ट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, भारत में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री है डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, MA फिलोसफी के अंदर इन्होंने कर रखी है। वही शिवराज सिंह चौहान जो MP के CM रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ अपन चले तो कृषि, पशुपालन और वन और पर्यावरण मंत्री नेपाल के अंदर है, उनका नाम है गीता चौधरी, इन्होंने लॉ में मास्टर्स कर रखी है। अब आप भारत की दूसरी तरफ लेकर चलता हूं मैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन्होंने MA कर रखी है हिस्ट्री के अंदर। वहीं नेपाल में लेकर चले अपन महिला बाल विकास मंत्रालय और ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, ये सीता वादी नामक एक महिला के पास है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। अब आगे देखते हैं अपन, अपने पास श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता MA है फिलोसफी के अंदर। और वहीं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास 2 अलग अलग मंत्रालय है, और इनकी योग्यता है BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और MBA। और वहीं ये दोनों मंत्रालय सड़क राज पोडेल नामक एक ही व्यक्ति के पास है नेपाल के अंदर, सड़क राज पोडेल, और इनकी योग्यता है राजनीतिक और सामाजिक अनुभव। इनके पास शैक्षणिक योग्यता का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इनको एक्सपीरियंस है इन चीजों का। उसके बाद अपन आगे चले तो भारत में श्री अश्विनी वैष्णव है, जिनके पास रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्रालय है। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो MTech है IIT कानपुर से, MBA व्हाइटन स्कूल USA से, और पूर्व IAS अधिकारी भी है रहे हैं, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वहीं मैं चलूं सूचना और संचार मंत्रालय जो नेपाल के अंदर है, वो है विक्रम तिमिलिस्ना, इनके पास ये जनसंचार और प्रौद्योगिकी में एक्सपर्ट है। भारत में बात करूं मैं, 3 मंत्रालय 3 अलग अलग व्यक्तियों के पास हैं, जबकि ये तीनों मंत्रालय नेपाल में एक ही व्यक्ति के पास हैं। वो मंत्रालय भारत में संघीय मामले, ये अमित शाह के पास है, भारत में जो गृह मंत्री है। वही ग्रामीण विकास और भूमि सुधार मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है, जो भारत में कृषि मंत्री है। कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, जिनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। वहीं ये तीनों मंत्रालय नेपाल के अंदर प्रतिभा रावल के पास है, संघीय मामला, सामान्य प्रशासन और भूमि सुधार मंत्री है वहां पर। उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है BA और MA है। अब अपन बात करते हैं एक और मंत्रालय जो भारत में 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग मंत्रालय दे रखे हैं। भारत में
मनसुख मांडविया, इनके पास केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है। और श्री वीरेंद्र कुमार खटीक, इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इनकी शैक्षणिक योग्यता पीएचडी है, जो बाल श्रम में इन्होंने करी है, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर। वही नेपाल में ये मंत्रालय जो है एक ही व्यक्ति के पास है, रामजी यादव के पास, जिन्होंने स्नातक कर रखी है। ये दोनों देश जो भारत और नेपाल है, एक दूसरे के पड़ोसी देश। यहाँ की जनसंख्यात्मक संरचना में भी काफी डिफरेंसेस है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें तो दोनों ही देशों के अंदर लगभग सिमिलर मानी जा सकती है। आप भारत के मंत्रालय में भी जो मंत्रिमंडल है उसमें भी शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और नेपाल में भी है। लेकिन ऐसा क्या है जो इन देशों को, दोनों देशों की जो शासन पद्धति है उसको अलग कर रहा है? भारत का जो मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, वो अनुभव के साथ भरा हुआ है, और वहीं नेपाल का मंत्रिमंडल जोश से लबरेज है, युवा है, और भारत के मंत्रिमंडल में उतने युवा व्यक्तियों को जगह नहीं मिली है। और यही कारण है कि नेपाल में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और भारत में इतने बड़े लेवल पर बदलाव देखने को नहीं मिल रहे। जैसे कि नेपाल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है, वहाँ के सभी प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, और सभी अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों, बिलियनियर्स, मिलीनियर्स, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया गया है। अगर यही रूल भारत में लागू कर दिया जाए और प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत में बहुत टैलेंटेड लोग आगे निकलेंगे, जो अब तक आगे बढ़ने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि पैसों के चलते, पैसों की कमी के चलते भारत के व्यक्ति प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं डाल पाते, और वहाँ पर लूट खसोट ज़्यादा होती है, फीस ज़्यादा होती है, इसके चक्कर में भी अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाते। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या भारत में भी एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और रोजगार के अंदर इतने बड़े लेवल पर बदलाव होने चाहिए? क्या भारत में भी वीआईपी कल्चर नेपाल की तरह खत्म होना चाहिए? नेपाल में बिल्कुल वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। वहाँ पर सामान्य व्यक्ति रोड पर निकलता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल निकलता है, कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। जबकि भारत में तो एक विधायक के पास भी खूब सिक्योरिटी रहती है, उनको भी Z+ सुरक्षा मिल जाती है, और बाबाओं को भी Z+ सुरक्षा मिल जाती है। तो भारत में भी ये वीआईपी ट्रीटमेंट बंद होना चाहिए। आप इस विषय पर भी अपनी राय दीजिएगा। आपको ये तुलनात्मक अध्ययन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप ये बताइएगा कि आपको दोनों मंत्रिमंडल में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल कौन सा लगा और क्यों? राम राम।